हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर चल रहा है हमारा 7th डिविडेंड डिसीजन। इस चैप्टर का एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, आई होप आपने देख लिया होगा। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड समझा था कि एक फर्म जो है वो डिविडेंड से रिलेटेड जो डिसीजन लेती है या उसका फाइनेंस मैनेजर जो है उसको डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ता है। और वो डिसीजन ये होता है कि उसके पास में इस साल का, करंट ईयर का या किसी भी ईयर का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो नेट प्रॉफिट को पूरा का पूरा एज अ डिविडेंड, एज अ रिटर्न शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर उसको अच्छी अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही हो जहां इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उस प्रॉफिट को वहां उस इन्वेस्टमेंट में लगा दें, यानी कि उसका रिटेन कर ले, जिसको रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। ओके, ये समझा था। तो इन दोनों के अंदर क्या करें, ये डिसीजन लेना डिविडेंड डिसीजन के अंदर आता है। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या पूरा का पूरा पैसा फर्म में वापस रिटेन कर लिया, री इन्वेस्ट कर लिया। ओके, या फिर कुछ डिविडेंड दे दिया और कुछ रिटेन कर लिया। तो ये दोनों ही डिसीजंस जो हमको लेने होते हैं वो डिविडेंड डिसीजन के अंदर आते हैं। ओके, हमने इसको अच्छे से समझा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड लेते हैं डिसीजंस, तो उससे रिलेटेड हमारे पास में दो तरह के स्कूल्स या दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसको एक बोलते हैं हम रेलेवेंस कॉन्सेप्ट और एक बोलते हैं हम इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट। रेलेवेंस मतलब जो हम डिविडेंड डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट है हमारे लिए और वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को प्रभावित कर सकता है। और इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो डिविडेंड से रिलेटेड आप डिसीजंस ले रहे हो वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को प्रभावित नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। अब फर्स्ट हम आज इस लेक्चर के अंदर रेलेवेंस कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी कि डिविडेंड का जो डिसीजन है वो रेलेवेंट है और डिविडेंड का जो डिसीजन है वो इररिलेवेंट है। ये दो कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट रेलेवेंस कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये क्या है। द रेलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, अ थ्योरी ऑफ रेलेवेंस भी इसको हम बोलते हैं। इसको समझना है तो ये बस 2-3 लाइनें हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। ये बोलता है दोज फर्म विच पे हायर डिविडेंड, वो फर्म्स जो बहुत ज्यादा हायर डिविडेंड पे करती है, ठीक है, यानी कि बहुत डिविडेंड देती है वो। ओके, तो ऐसी फर्म जो होती है विल हैव ग्रेटर वैल्यू एज कंपेयर टू दोज फर्म विच डू नॉट हैव पे डिविडेंड और हैव लोअर डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या है, बिल्कुल सिंपल बता दिया। ऐसी फर्म्स, ऐसी कंपनीज जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है उनकी जो फर्म की वैल्यू है वो भी बढ़ती है, यानी कि उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, यानी कि उस फर्म की नेटवर्थ भी बढ़ती है, यानी कि शेयर होल्डर की नेटवर्थ बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे वैल्यू ऑफ फर्म भी उतनी बढ़ेगी। और अगर आप डिविडेंड ज्यादा नहीं दोगे, डिविडेंड दोगे आप कम या डिविडेंड नहीं दोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, तो इससे रिलेटेड रेलेवेंस कॉन्सेप्ट जो है या थ्योरी ऑफ रेलेवेंस जो है वो हमें दो थ्योरीज देता है। एक देता है हमको वॉल्टर अप्रोच, जो कि बहुत बढ़िया अप्रोच है, वॉल्टर अप्रोच एंड गॉर्डन अप्रोच। तो वॉल्टर साहब और गॉर्डन साहब दोनों मिलकर के अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। मैं ऐसा क्यों हूं वो बताएंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि डिविडेंड जो है वो जब ज्यादा देंगे तो वैल्यू भी फर्म की बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, और डिविडेंड कम दोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है वो बताएंगे आपको वॉल्टर एंड गॉर्डन अप्रोच के अंदर आप सीखेंगे। तो आइए फटाफट बिना देरी के हम वॉल्टर अप्रोच को स्टार्ट करते हैं। वॉल्टर अप्रोच क्या बोलती है? सबसे पहले वॉल्टर अप्रोच आपको दो चीजों के बारे में बताती है, KR और K। है ऐसा क्यों, मतलब डिविडेंड बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, डिविडेंड कम होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म कम होगा। ये अभी साबित करेंगे, लेकिन उससे पहले वॉल्टर अप्रोच बोलती क्या है कि कब डिविडेंड देना है और कब जो है हमें रिटेन करना है, उसके बारे में हमें क्या बोलता है। तो वॉल्टर साहब बोलते हैं कि भैया आपके पास में दो चीजें हैं, एक है KR और एक है K। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का चैप्टर कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके अंदर हमने KR, KD, KE, KP सब समझा था। तो वहां मैंने बताया था KR का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, यानी कि अगर आप पैसा, आपका जो प्रॉफिट है
उसको डिविडेंड के रूप में नहीं देते हो और उसको आप फर्म में रिटेन कर लेते हो, तो वहां पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटर्न, रिटेन अर्निंग, या कॉस्ट ऑफ रिजर्व भी बोल सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ इंटरनल रिसोर्स भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा मैंने बताया था आपको के ई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वॉल्टर साहब बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए जब आपकी के आर जो है वो अगर के ई से ज्यादा हो, यानी कि आपका जो के आर है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, जो पैसा प्रॉफिट का है और आप डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और अगर आप उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट ना करो और आप पूरा का पूरा उसको रिटेन करके कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो वहां से आपको रिटर्न मिलेगा 12%। अभी जो मैंने दो लाइनें बोली है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें बोली, उसके दिमाग के पर्दे, लोगों के कान के पर्दे खुलते हैं, आपके दिमाग के पर्दे खुलेंगे। वो कैसे खुलेंगे, वापस सुनो। वॉल्टर साहब बोलते हैं कि अगर आप जो नेट प्रॉफिट इस साल हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए इस साल आपको 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो आप डिविडेंड के रूप में देने वाले थे। वॉल्टर साहब बोलते हैं डिविडेंड के रूप में मत दो और उसको इन्वेस्ट कर दो, और जहां इन्वेस्ट करोगे वहां से 12% रिटर्न। और ये जो 12% रिटर्न है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपकी कॉस्ट है ना फंड को रेज करने की, वो 10% है, उससे ज्यादा है। तो वॉल्टर साहब बोलते हैं बहुत बढ़िया किया आपने, आप 1000 करोड़ वहां इन्वेस्ट कर दो, 12% यानी कि 120 करोड़ रुपए का आपको वहां से रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट हो। तो वॉल्टर साहब बोल रहे हैं कि आपने प्रॉफिट तो सारा यहां इन्वेस्ट कर दिया, तो डिविडेंड क्या दोगे, 0। तो डिविडेंड 0 कब देना होता है, जब आपकी केआर ज्यादा होती है आपकी कॉस्ट से, यानी कि जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। बट अगर आपकी केआर जो है आपकी वो कम हो, किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी ज्यादा हो, के जो है वो ज्यादा है किससे, केआर से, यानी कि केआर कम है, यानी कि केआर है फॉर एग्जांपल के लिए आपको 9% मिल रहा है और आपकी के है 10%। तो वॉल्टर साहब बोलते हैं फिर आपकी कॉस्ट ही ज्यादा आ रही है, तो उस पैसे को उस नई जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, रिक्वायरमेंट आ रही है, वहां इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, वहां तो आपको 9% रिटर्न ही मिल रहा है जबकि आपकी कॉस्ट ही 10% है। इससे अच्छा तो आप पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है उसको 100% एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, वही लिखा हुआ है, अगर के आर ज्यादा है तो डिविडेंड 0 मिलेगा, अगर के आर जो है वो के से कम है, के ज्यादा है, तो डिविडेंड पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये वॉल्टर अप्रोच। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है ना, तो 15-20 सेकेंड पीछे कर लो, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, और इसको मैंने जो बोला वो सुनो, आपको बेटर समझ। वॉल्टर साहब ने जो ये बोला है उसके पीछे उन्होंने कुछ एजम्पशंस भी दी है, उसमें कुछ एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है परपेंचुअल लाइफ होती है फर्म की लाइफ जो है परपेंचुअल चलेगी, अर्निंग और डिविडेंड जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के, ये दोनों की दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और ये एजम्पशन ली गई है कि इनमें परिवर्तन भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपको बोल लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पर 12% रिटर्न मिलेगा केआर पर, और बाद में जब इन्वेस्ट किया तो पता चला नहीं मिला, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है, मिलेगा, भरोसा रखो, एजम्पशन है। ओके, केआर और केई में कोई चेंजेस नहीं होंगे। द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म आर फाइनेंस हाउ रिटेन अर्निंग, फर्म को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो रिटेन अर्निंग यूज करती है, एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज नहीं करती है, इंटरनल सोर्सेज को यूज करती है, यानी कि फर्म कभी भी लोन नहीं लेगी, फर्म कभी जो है डिवेंचर इशू नहीं करेगी, बाहर का पैसा नहीं लेके आएगी, इक्विटी का पैसा है वही रहेगा, और जो प्रॉफिट है उसी को री इन्वेस्ट किया जाएगा, जिस वजह से कंपनी में फाइनेंस रिस्क 0 हो जाती है। तो ऐसी कंपनी में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिसमें लोन नहीं है, डेब्ट नहीं है, डेब्ट 0 है, और वो कंपनी डिविडेंड भी बहुत देती है। ऐसी कंपनी के मार्केट में शेयर्स की डिमांड भी ज्यादा रहेगी, जिस वजह से उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी तो बढ़ेगी। आइए हम बढ़ते हैं आगे हमारे गॉर्डन अप्रोच की तरफ। गॉर्डन अप्रोच, गॉर्डन साहब भी यही बोलेंगे, दिस मॉडल विच ओपिनियंस दैट, दोनों ही रेलेवेंस कॉन्सेप्ट है, दैट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ फर्म अफेक्ट द वैल्यू ऑफ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन, कि भैया डिविडेंड पॉलिसी जो है आपकी वो फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करती है इस वजह से, क्या, द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, उस कंपनी के अंदर सारा का सारा इक्विटी का पैसा है, किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल सोर्सेज है ही नहीं, जब एक्सटर्नल सोर्सेज है ही नहीं तो फिर रिस्क पैसे भी 0 हो जाती है, तो फर्म को कोई भी पैसों की जरूरत होती है जब भी इन्वेस्टमेंट
के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है तो रिटेन अर्निंग ही उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, लास्ट ऑप्शन रहता है गॉर्डन अप्रोच के अंदर। ये एजम्पशन है, अगर ये एजम्पशन किसी क्वेश्चन में किसी एक सरकमचांसेस में, स्थिति में, परिस्थिति में अगर नहीं लागू होती है तो फिर वहां पर गॉर्डन और वॉल्टर अप्रोच लागू नहीं होगा, और जब ये अप्लाई नहीं होगा तो फिर थ्योरी ऑफ रेलेवेंस जो है वो भी अप्लाई नहीं होगी। ओके, केआर और केई जो है वो कांस्टेंट रहेगी, फर्म की वैल्यू जो है परपेचुअल लाइफ वो है बढ़ती रहेगी, ग्रोथ रेट जो है वो जी इक्वल टू बी आर होगा, और बी आर जो है वो केई से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ग्रोथ हमेशा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अब यहां पर इन्होंने लास्ट में बहुत अच्छा बताया, वो बोला है एन इन्वेस्टर वैल्यू करंट डिविडेंड मोर हाईली देन एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैपिटल गेन, यानी कि बर्ड इन हैंड नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या बोलता है, देखो समझना। बर्ड इन हैंड नाम का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो हाथ में है ना वो ज्यादा फायदेमंद है, यानी कि जो प्रेजेंट में मिल रहा है वो ज्यादा फायदेमंद है, जबकि फ्यूचर में जो मिलेगा उसकी कंपेरिजन। जिस वजह से क्या होता है कि जो फर्म डिविडेंड ज्यादा देती है उसकी मार्केट में वैल्यू भी ज्यादा होती है, ऐसे शेयर्स की डिमांड भी ज्यादा होती है। क्यों, मैं समझाता हूं। एक ऐसी फर्म है जिसका एक फर्म हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि उसकी अभी मार्केट प्राइस 100 रुपए है, करंट मार्केट प्राइस CMP, ठीक है, ये फर्स्ट फर्म। अब हम अभी अगर इसका 100 रुपए का शेयर खरीद लें, है ना, तो हमें फायदा कब होगा, जब ये शेयर बढ़ के 200, 500, 400 रुपए का होगा, जब इंक्रीज होगा फ्यूचर में, तब हमें फायदा होगा। और तब भी फायदा तब होगा जब हम उसको बेचेंगे, तब हमें कैपिटल गेन होगा। अगर हम बेचे ही नहीं, तो मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है लेकिन मैं बेच नहीं रहा हूं, तो क्या मैंने फायदा कमा लिया? नहीं, वो अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन है, जब मैं बेचूंगा तब रियलाइज्ड होगा। और ये फर्म जो है डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती। तो मैं पूछता हूं, क्या आप इस फर्म में इन्वेस्ट करेंगे? फ्यूचर में इसका शेयर बढ़ेगा तब आपको कमाई होगी। दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट प्राइस भी अभी शेयर का 100 रुपए है, और ये फ्यूचर में जब ग्रो होगा तब तो आपको फायदा होगा ही होगा। इसके अलावा ये 10% डिविडेंड भी देती है करंट में, और पिछले साल भी दिया था, उससे पिछले साल भी दिया था, तो फ्यूचर में भी देगी। तो ये कंपनी देखो, इसमें क्या होगा कि 10 रुपए तो पक्के ही है, 100 का 10%, 10 रुपए तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा फ्यूचर में अगर शेयर बढ़ेगा तो फायदा होगा। तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो? इस कंपनी, और इसमें डेप्ट है नहीं, दोनों ही कंपनी में जीरो है। तो डेप्ट है नहीं तो रिस्क फाइनेंशियल है नहीं, 10% फिक्स डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा अगर शेयर फ्यूचर में ग्रो करेगा तो वो भी आपको कैपिटल गेन होगा। तो इन शेयर्स की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा हाई होगी, और जिन शेयर्स की डिमांड मार्केट में हाई होती है उनकी शेयर मार्केट में मार्केट प्राइस भी ग्रो होती है, और मार्केट प्राइस ग्रो होगी तो उस फर्म की वैल्यू भी ग्रो होगी। तो वैल्यू कब ग्रो होगी? जब आप डिविडेंड ज्यादा दो, कंपेरिजन तो क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना ऐसे। ये कॉन्सेप्ट यहां पर बताया हुआ है हमारे गॉर्डन साहब। गॉर्डन साहब ने भी हमें कुछ एजम्पशंस दी हैं, वो सेम एजम्पशन है, आपने आप पढ़ ली होगी। जो एक्सटर्नल सोर्सेज होगा नहीं, इंटरनल होगा, पूरा का पूरा रिटेन अर्निंग यूज करोगे, केआर और के कांस्टेंट होंगे, परपेचुअल लाइफ होगी, है ना। फिर आता हमारा इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड एंड थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस। अब थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस क्या बोलती है? ये सेकेंड स्कूल है। इसमें बोलती है कि जो आप डिविडेंड डिसीजन ले रहे हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पर। तो इररिलेवेंस है आपका डिविडेंड डिसीजन। वैल्यू ऑफ फर्म तो अपने हिसाब से बढ़ेगी भैया, डिविडेंड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पढ़ते हैं, द अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन इन डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म आर्ग्यू दैट द व्हाट अ फर्म पे एज अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर इज इररिलेवेंट। फर्म कितना डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को, वो इररिलेवेंट है वैल्यू ऑफ फर्म को डिसाइड करने के लिए, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, वो वैल्यू ऑफ फर्म को डिसाइड करने में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। द शेयर होल्डर्स आर इंडिफरेंट अबाउट रिसीविंग करंट डिविडेंड इन द फ्यूचर। ओके, थ्योरीज है इसमें, मोदी, गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, जिसको हम MMM मॉडल भी बोलते हैं। MM मॉडल ये बोलता है, मोदी, गिलियानी, मिलर साहब ये बोलते हैं कि डिविडेंड दो या नहीं दो, डिविडेंड कितना दो, कम दो, ज्यादा दो, उसका भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ फर्म पे। ये क्या था सर? ये फ्लो में निकल गया ठीक है, ओके। मोदी, गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, MM मॉडल बोलता है, मोदी, गिलियानी एंड मिलर हैव एक्सप्रेस्ड, अब ध्यान से समझना, इन द मोस्ट कंप्रहेंसिव मैनर इन द सपोर्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस। ये थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस को बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये तीनों साहब बोलते हैं, द आर्ग्यू दैट डिविडेंड पॉलिसी हैव नो इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर
and the value of firm is determined by earning capacity of the firm of its investment policy। बोलती है डिविडेंड कितना दे रहे हो, कम दे रहे हो, उसका क्या फर्क पड़ेगा आपकी मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू में फर्म तब पड़ता है कि भैया फर्म कितना ग्रो कर रही है, फर्म की या उस कंपनी की सेल्स जो है वो हर साल कितनी ग्रो हो रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ग्रो हो रही है, उसका ओपीएम कितना ग्रो हो रहा है, उसका ईपीएस कितना ग्रो हो रहा है, फर्म ने नए नए कहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसके पास नई अपॉर्चुनिटी कितनी है, उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे प्रभाव पड़ेगा। ये डिविडेंड थोड़ा सा देने और ना देने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके ठीक है। एज ऑब्जर्व बाय एमएम अंडर कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, रेशनल इन्वेस्ट, जहां परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है, रेशनल इन्वेस्टर होता है, टैक्स डिस्क्रिमिनेशन का एब्सेंस रहता है, तो वहां पर डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन जो होता है वहां पर गिवन द फर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इट्स डिविडेंड पॉलिसी में हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ओके, तो मार्केट प्राइस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मार्केट प्राइस शेयर तब भागता है जब कंपनी बहुत स्पीडली ग्रो करती है, उसका प्रॉफिट ग्रो करता है, उसकी सेल्स ग्रो करती है, उसका ओपीएम ग्रो करता है, उसका ईबीटा ग्रो करता है, उसका ईपीएस ग्रो करता है, उसका नेट प्रॉफिट ग्रो करता है, और नए नए एक्सपांसन जब कंपनी कर रही हो, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही हो, नई नई इन्वेस्टमेंट कर रही हो, नए नए प्लांट लगा रही हो, तो फिर उसका वैल्यू बढ़ेगा, उसका मार्केट में शेयर। ये डिविडेंड के देने और ना देने से नहीं है ना। ओके, एजेंसम्स क्या है उस थ्योरी के। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बोल रहे हो कंपनी एक्सपांसन करेगी, जब डिविडेंड के रूप में सारा पैसा बांट दोगे तो फिर आपके पास पैसा रहेगा ही नहीं, तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे। बेटा ये थ्योरी मानती है कि हम उस प्रॉफिट के भरोसे नहीं है कि उसको री इन्वेस्ट करेंगे, हम तो लोन उठाएंगे, 8-10% से लोन लेंगे और उसके ऊपर 15-16% रिटर्न कमाएंगे। हम कोई उसके रिटर्न अर्निंग के भरोसे थोड़ी बैठे हैं। यहाँ डेप्थ लेना कोई बुरा नहीं है। ओके, थ्योरी आर परफेक्ट कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर बिटवीन रेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी कॉस्ट। इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है, देयर आर नो फ्लोटेशन एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, द फर्म हैज रिगिडली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बहुत सारी कंपनी के पास में अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, नो इन्वेस्टर इज लार्ज इनफ टू इफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कोई भी इन्वेस्टर जो है लार्जली इफेक्ट नहीं कर सकता, देयर आर इधर नो टैक्स और देयर आर नो डिफरेंस इन टैक्स रेट एप्लीकेबल टू डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, दोनों पे ही कोई टैक्स रेट का प्रभाव का। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट रेलेवेंस और इररिलेवेंस, और उसके अंदर हमने थ्योरीज पढ़ी। रेलेवेंस कॉन्सेप्ट में हमने 2 थ्योरीज पढ़ी, वॉल्टर और गॉर्डन, और इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट में हमने 1 थ्योरी पढ़ी, वो है हमारा एमएम, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड प्रैक्टिकली बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।